गाइस वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों? नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त सी आदित्य शर्मा आ गया हूं आप लोगों के सामने नेशनल इनकम का थर्ड पार्ट लेके। और ये वाला पार्ट बहुत ही धमाकेदार धुआंधार होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारे छोटे कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने वाले हैं। हम नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, इन्फ्लेशन और नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के तीनों मेथड डिस्कस करने वाले हैं। तो पावर पैक सेशन रहने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। कैसे हैं आप सभी लोग? बताइए बच्चा बच्चा। कैसे हैं, कैसे हैं, कैसे हैं? अर्जुन पाठक बोलते हैं गुड इवनिंग, हेलो सर, इट्स अननोन कुड़ी। ओहो, अननोन कुड़ी। तैयार हो बच्चों आज के सेशन के लिए? सर वॉइस लो है आपका, थोड़ा सा बढ़ाइए। मेरे साइड से फुल है बेटा, आप अपने फोन का बढ़ा लीजिए, क्योंकि क्रिस्प आवाज रखनी है तो ऐसा ही करना पड़ेगा। गुड इवनिंग, कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप बताइए। चलिए शुरू करते हैं बेटा, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी से। सो व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनल जीडीपी? नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है? वॉइस बहुत लो आ रही है। गुड इवनिंग, कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप बताइए। परफेक्ट तो आ रही है। चलिए शुरू करते हैं बेटा, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी से। मुझे मुझे तो एकदम परफेक्ट आ रही है, एकदम बढ़िया आ रही है यार। ऐसा क्यों बोल रहे हो? आईफोन है आपका? अरे भाई, तो आईफोन नई आवाज थोड़ी पैदा कर रहा होगा, और मैंने तो कोई चेंज किया नहीं है। लेट मी सी। हेलो, 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 हेलो। ठीक, चलिए। सो नाउ व्हाट्स नॉमिनल जीडीपी एंड व्हाट्स रियल जीडीपी? नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करते हैं अगर करंट प्राइस से, तो उससे बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी या फिर जीडीपी एट करंट प्राइस। और अगर आप वही क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को मल्टीप्लाई करते हो बेस ईयर के प्राइस से, तो आप लोगों को मिल जाता है रियल जीडीपी। से जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी कहा जाता है। और कहते हैं कि ये जो बेस है हर 5 साल में आपको चेंज करना चाहिए। सो नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या है? जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको उनके आज के दाम पे मल्टीप्लाई करिए। और बेटा रियल जीडीपी का मतलब होता है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको उनके बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करिए। तो नॉमिनल जीडीपी को जीडीपी एट करंट प्राइस, रियल जीडीपी को जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी कहते हैं। अब बेटा अगर मैं नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी करता हूं, उसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मुझे जीडीपी डिफ्लेटर मिलता है। अगर जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू 100 से ज्यादा आ रही है मतलब महंगाई बढ़ी है, और 100 से कम आ रही है मतलब महंगाई कम हुई है। चलिए सर एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए आईफोन या फिर चावल लेते हैं। चावल हमने प्रोड्यूस किए थे बेटा 1000 किलो, और आज उसका प्राइस है 20 रुपए के हिसाब से, तो ये हो गया नॉमिनल जीडीपी। और यही 1000 किलो चावल का दाम बेटा कितने रुपए था? इसका दाम था 17 रुपए बेस ईयर में। हर 5 साल में बेस को चेंज करना रहता है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी से जीडीपी डिफ्लेटर मिलेगा 20 डिवाइडेड बाय 17। तो भैया 117.64 आ रहा है। ये है आपका जीडीपी डिफ्लेटर। बात समझ में? सर मुझे एक डाउट है, मैं अभी लाइब्रेरी में हूँ और एक लड़की मेरे बाजू में बैठी है और वो भी आपका लेक्चर देख रही है, मुझे वो पसंद है, क्या करूँ? प्लीज गिव मी सम एडवाइस। देख भैया, तुझे वो पसंद है
और वो मेरा भी लेक्चर देख रही है, इसमें डाउट क्या है? अच्छी बात है, दोनों मिलके देखो, पढ़ाई करो अपनी, और क्या। ठीक है, चलिए नॉमिनल जीडीपी समझा। नॉमिनल जीडीपी को जीडीपी एट करंट प्राइस बोलते हैं, रियल जीडीपी को जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, इतना आपके लिए काम का है। सर जीडीपी डिफ्लेटर कैसे निकलता है? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। अगर इसकी वैल्यू 100 से ज्यादा आ रही है मतलब महंगाई बढ़ी है, इसकी वैल्यू 100 से कम आ रही है तो बेस ईयर के कंपैरिजन में प्राइसेस कम हुए। सर अब इन्फ्लेशन कैसे निकलता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं 3 साल ले रहा हूं, ईयर 0, ईयर 1, ईयर 3। ईयर 0 को बेस ईयर मानते हैं, ईयर 1 को हम फर्स्ट ईयर और ईयर 2 को हम सेकेंड ईयर मानते हैं। बचा बाटी, लेट से यहां पर जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है वो है 1000, यहां पर भी जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है वो भी 1000 है, और यहां पर भी जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है वो भी 1000 है। मैं प्राइस लेता हूं, बेस ईयर में प्राइस था 10, फर्स्ट ईयर में प्राइस था 12, और सेकेंड ईयर में प्राइस था बेटा 15, और थर्ड ईयर में प्राइस था 13 रुपए। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है तो उसके लिए पहले मुझे नॉमिनल जीडीपी चाहिए रहेगी। तो अगर मैं गुड्स एंड सर्विसेज को उनके करंट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा बेटा नॉमिनल जीडीपी। इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट है क्या? नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, अब मैं निकालूंगा जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर कैसे निकलेगा? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी, यानी कि जीडीपी ऑफ बेस ईयर इंटू 100, 120%। सिमिलरली 15,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100, 150%। सिमिलरली 13,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 130%। ये क्या निकाला मैंने निकाला जीडीपी डिफ्लेटर। माय नंबर इज 7410134858। ओके, तो लीजिए मैंने बेटा नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी करके निकाल दिया। सर ये जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो बेस ईयर के हिसाब से निकलता है, तो उसे या बेस ईयर के हिसाब से जीडीपी डिफ्लेटर बेस ईयर से। अब हम निकालेंगे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कैसे निकलेगा? ध्यान से देखना, जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ करंट ईयर माइनस जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ प्रीवियस ईयर। तो लीजिए आपकी महंगाई बढ़ गई है 25%। अब नेक्स्ट ईयर देखिए, जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ करंट ईयर माइनस जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ प्रीवियस ईयर। यानी कि जीडीपी डिफ्लेटर, आपको परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगाना है। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं बेटा, मुझे बताइए। तो कैसे निकालते हैं? D2 माइनस D1 डिवाइडेड बाय D1 इंटू 100। सेम D2 माइनस D1 डिवाइडेड बाय D1 इंटू 100। चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू 100 का फॉर्मूला लगाना है। ये मैं नहीं सिखाने वाला आपको, ये पता होना चाहिए परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, 130 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100, बेटा -13% आंसर आ रहा है, मतलब महंगाई गिरी है। सर अब ये डेटा इंटरप्रेट करके बताओ, तुम्हारी आंखों के सामने देखो, बेस ईयर पे 10,000 था, क्या बेस ईयर के कंपैरिजन में पहले साल महंगा हुआ है? हाँ। क्या दूसरे साल भी महंगा हुआ है? हाँ। और तीसरे साल भी महंगा हुआ है? हाँ। पर अगर आप ईयर 1 से ईयर 2 को देखोगे तो 25% महंगाई बढ़ी है, और अगर ईयर 2 से ईयर 3 को देखोगे तो 13% महंगाई गिरी है। तो सबसे पहले क्रोनोलॉजी में जाना, नॉमिनल जीडीपी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी इनटू इट्स करंट प्राइस, तो आपको मिलेगा नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी को आप जीडीपी ऑफ बेस ईयर यानी कि रियल जीडीपी से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा जीडीपी डिफ्लेटर। फिर आपको परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगाना है, D2 माइनस D1 डिवाइडेड बाय D1 इंटू 100, D2 माइनस D1 डिवाइडेड बाय D1 इंटू 100। बेटा आप लोगों को मिलेगा आंसर।
और आंखों से देखकर भी बता सकते हो भैया 12,000 का 15,000 हुआ, महंगाई बढ़ी है, 15,000 का 13,000 हुआ, महंगाई गिरी है। फॉर्मूला। पार्टी देने आ रहा है मुझे 9 बजे हड़पसर में, बिल्कुल आ जाइए। सर ने टाइप ऑफ इनकम कल करा दिया था क्या? टाइप ऑफ इनकम बोले तो पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम सबसे एंड में, पीआई पीडीआई वो बाद में, ठीक है, गंदी नंदी बाद में होगा। तो मैंने जीडीपी डिफ्लेटर बता दिया। सबसे पहले नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी एट करंट प्राइस, रियल जीडीपी, जीडीपी एट बेस ईयर प्राइस, उसको जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस में बोलते हैं। नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी करूंगा तो जीडीपी डिफ्लेटर आ जाता है। जीडीपी डिफ्लेटर की मदद से मैं इन्फ्लेशन भी निकाल सकता हूं। सर मैंने 15 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100 करा, उससे हो गया। कैसे हो गया? ऐसे कैसे हो गया? 15 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100, बेटा वो 125% आ रहा है। चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल चेंज, कुछ भी बोल रहे हो। कल से स्पेशल क्लास चालू होगा, मैंने जैसे बोला था। तो इन्फ्लेशन कैसे निकलता है सर? जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ ईयर 2 माइनस जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ ईयर 1 डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ ईयर 1। तो भैया D2 माइनस D1 चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100। अब बेटा नेशनल इनकम को मेजर करने के 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड? सर ये निकल के आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से ही। तो पहला मेथड है प्रोडक्शन मेथड, जिसको वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं। दूसरा मेथड है इनकम मेथड, और तीसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। ये तीनों मेथड आपको सेम रिजल्ट ही देंगे। थियोरेटिकली दे शुड गिव यू सेम रिजल्ट। सर आपने थियोरेटिकली क्यों बोला? क्योंकि प्रैक्टिकली तीनों मेथड एक साथ सेम टाइम पे सेम आंसर नहीं देते। क्यों नहीं देते सर? क्योंकि काफी बार मिसिंग डेटा रहता है, इनकम्प्लीट इनएडिक्वेट डेटा रहता है। पर थियोरेटिकली तो यस, तीनों सेम रिजल्ट देंगे। तो अगर आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम याद होगा तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज नथिंग बट कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो यहां से मिलके हमको प्रोडक्शन मेथड यानी जिसे वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं, इनकम जनरेशन मेथड और लास्ट है एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों आपको सेम रिजल्ट देंगे थियोरेटिकली। प्रोडक्ट मेथड जिसे वैम बोलते हैं, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। D1 माइनस D0 डिवाइडेड बाय D0 इंटू 100 एक ही बात है। यस, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू 100। परफेक्ट। ओके, क्या आपको ये चीज समझ में आ गई जो मैंने आपको बताई? सबसे पहला मेथड लेते हैं बेटा वैल्यू एडेड मेथड, जिसे प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। यहां पर हम क्या करने वाले हैं? यहां पर हम इकोनॉमी को 3 सेक्टर में डिवाइड करेंगे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। हम बेटा फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ प्राइमरी सेक्टर लेंगे, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ सेकेंडरी सेक्टर लेंगे, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ टर्शियरी सेक्टर लेंगे, माइनस इनका इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेस करेंगे, माइनस इनका इंटरमीडिएट कंजम्पशन, माइनस इनका इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जो मिलेगा वो जीडीपी एमपी रहेगा। अब हमें नेशनल इनकम चाहिए एनएनपीएफसी, तो ग्रॉस को नेट करने के लिए मैं डेप्रिसिएशन लेस करूंगा, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए मैं एनएफआई ऐड करूंगा, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए मैं एनआईटी लेस करूंगा। तो ये चीजें हैं। तो क्या करेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे इकोनॉमी में फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी सेक्टर, बाय सेकेंडरी सेक्टर, बाय टर्शियरी सेक्टर लेंगे, लेस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, हमें मिल जाएगा जीडीपी एमपी। अच्छा सर कई बार ना हमको प्रोडक्शन नहीं देते हैं, हमको सेल्स दे देते हैं। तो क्या करना? एक इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के अंदर अगर आप प्रोडक्शन ऐड करेंगे, लेस करेंगे आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो आपको सेल्स मिल जाएगा। मतलब मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है बुक्स का 10 यूनिट, मैंने इस बार 300 बुक्स प्रिंट करवाई और क्लोजिंग मेरे पास 30 बुक्स बची हुई है, तो बताओ मैंने सेल कितनी करी होगी? सर मैंने सेल करी होगी 280 बुक। तो कई बार अगर क्वेश्चन में आपको सेल्स दे रखा है और आपको तो चाहिए प्रोडक्शन, क्योंकि नेशनल इनकम प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो आप क्या करेंगे? ऊपर ये जो क्लोजिंग स्टॉक माइनस में दिख रहा है इसको इधर ले आएंगे प्लस में,
और ये जो ओपनिंग दिख रहा है इसे यहाँ पे माइनस में लिख देंगे। तो अगर आप लोगों को सेल्स दे रखा है तो आप सेल्स लिखेंगे प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो सेल्स 280 प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बराबर 300 आ जाएगा। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, प्रोडक्शन बोल रखा है तो सीधा फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। कई बार ना प्रोडक्शन की जगह सेल्स देते हैं, तो सेल्स के अंदर क्लोजिंग ऐड करना, ओपनिंग लेस करना, आपको मिल जाएगा प्रोडक्शन। ठीक है, अगर कोई बच्चा लिख रहा है तो अच्छी बात है। देखिए, कैन आई से सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन। कई बार ना बेटा ये क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग फिनिश गुड्स जो है ना, इसको चेंज इन स्टॉक भी बोला जाता है, याद रखिएगा। कई बार शॉर्टकट अपनाते हैं, हमें पता है प्रोडक्शन प्लस क्लोजिंग लेस ओपनिंग, सॉरी सेल्स प्लस क्लोजिंग लेस ओपनिंग से प्रोडक्शन आता है, तो इन्होंने प्लस क्लोजिंग लेस ओपनिंग को डायरेक्टली चेंज इन स्टॉक बोलना चालू कर दिया, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग को। ठीक है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग की जगह में चेंज इन स्टॉक वर्ड यूज कर सकता हूं, या फिर अगर आपको क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक बोला है तो आप उसे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग मान लेना, सिंपल एज दैट। ओके, पढ़िए सर ये मेथड क्या बोलता है। ये मेथड बोलता है नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड इज सम टोटल ऑफ नेट वैल्यू एडेड at factor cost across all producing unit of economy less intermediate consumption। क्या करना है बेटा, आपको इकोनॉमी को प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में बांटना है। प्राइमरी सेक्टर आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, जहां पर हम नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉइट करने का मतलब क्या, एक्सट्रैक्ट करते हैं, मिनरल माइनिंग एक्सेट्रा। सेकेंडरी कौन सा होता है, मैन्युफैक्चरिंग। और टर्शियरी कौन सा होता है, सर्विस। तो सबकी फाइनल वैल्यू लेना माइनस सबका इंटरमीडिएट कंजम्पशन करना। जो आप लोगों को मिलेगा ना बेटा, वो मिलेगा जीडीपी एमपी, और हमें चाहिए एनएनपीएफसी। तो ग्रॉस को नेट करने के लिए आप माइनस करिएगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, डोमेस्टिक को नेशनल करने के लिए ऐड करिएगा एनएफआई, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट करना है तो एनआईटी लेस करेंगे, आपका आंसर आ जाए। सर कुछ चीजें इंक्लूड है, कुछ चीजें एक्सक्लूड है, ध्यान से सुनना। सर्विस ऑफ हाउसवाइफ को एक्सक्लूड करते क्योंकि उसकी कोई मनी वैल्यू नहीं। प्योर परचेज ट्रांजैक्शन तो आप जानते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज कभी नहीं आएगा, वो तो क्वेश्चन में जैसे ही दिखा उसे एक्सक्लूड कर देना। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ब्रोकरेज कमीशन लगा तो वो लेना। सेल परचेज ऑफ स्टॉक बॉन्ड शेयर डिबेंचर एक्सक्लूड करना। लेकिन तीन चीजें इंक्लूड करना, ये याद रखना। अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो सेल्फ कंजम्पशन के लिए, यानी मैं मेरे घर के बैकयार्ड में सब्जियां उगा रहा हूं मेरे लिए, मैं कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूं मेरे लिए, नेशनल इनकम में आएगा, क्योंकि प्रोडक्शन तो हुआ है ना। या फिर ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स एसेट, में बहुत बड़ा एसेट बना रहा हूं भैया, उसकी वैल्यू कितनी आएगी वो छोड़ दीजिए, पर प्रोडक्शन तो हुआ ना, नेशनल इनकम को प्रोडक्शन से मतलब है। और लास्ट है बेटा इंप्यूटेड रेंट ऑफ ओन प्रॉपर्टी। अगर आप किसी घर में रह रहे हो तो उसका नोशनल रेंट, क्यों, क्योंकि आप सर्विस तो जनरेट कर रहे हो ना, ऑल्दो उसकी मनी वैल्यू नहीं, पर सर्विस तो जनरेट हुई ना। तो ये तीन चीजें आपको इंक्लूड करनी है और तीन चार चीजें एक्सक्लूड करनी है। ट्रांसफर पेमेंट एक्सक्लूड होगा इन जनरल, सर्विस ऑफ हाउसवाइफ एक्सक्लूड होगी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक बॉन्ड डिबेंचर एक्सक्लूड होगा, सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स एक्सक्लूड होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप खुद के लिए कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो, खुद के लिए फिक्स एसेट बना रहे हो, या खुद के ही घर में रह रहे हो, तो ये लेना है। दिस थ्री आर टू बी इंक्लूडेड, नीचे के तीन एक्सक्लूड करेंगे। ठीक बा, ओके। फिर दूसरा आएगा इनकम मेथड, ये तो और इजी, ये तो और इजी मेथड है। इनकम मेथड, इनकम मेथड में हम क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे इकोनॉमी को तीन टाइप के इनकम अर्नर्स में। तीन टाइप के इनकम अर्नर्स में ध्यान देना।
सबसे पहले आएगा बेटा लेबर इनकम। यहां ध्यान से सुनना, लेबर इनकम, इसको कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय भी बोलते हैं, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत चीजें इंक्लूड होगी, बहुत चीजें एक्सक्लूड होगी, ध्यान से सुनना बेटा। इसमें इंक्लूड क्या होगा, जो जो इंक्लूड होगा ना मैं उसे ग्रीन कलर से लिखता हूं। हाँ, ट्रांसफर पेमेंट एक्सक्लूड है ना, किसने बोला ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड करेंगे? एक्सक्लूड में ही आएगा 100%। ये तीन इंक्लूड है, ट्रांसफर पेमेंट तो बाय डिफॉल्ट ही एक्सक्लूड है ना भाई, उसकी क्यों चर्चा ही क्यों है? ठीक है सर, देखिए क्या क्या आएगा लेबर इनकम में बेटा। इसमें सैलरी आएगी, बोनस आएगा, एचआरए आएगा, एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस आएगा, ठीक है। आपको ट्रैवलिंग अलाउंस आएगा, ट्रैवलिंग अलाउंस आएगा। आप लोगों को पेंशन की प्रोविजन आएगी, इसके ऊपर इसको एक्सप्लेन करूंगा। आपको फ्री फूड इंक्लूड करेंगे, फ्री अकोमोडेशन, फ्री एजुकेशन को इंक्लूड करेंगे। सैलरी, बोनस, एचआरए, कोई भी नाम से अलाउंस दे रहे, पेंशन की प्रोविजन आएगी। सर पेंशन की प्रोविजन क्यों आएगी? समझो मैं एक एम्प्लॉय, मैं आज इस कंपनी में काम करता हूं, मैं आज मेहनत तो कर रहा हूं, तो क्या मैं आज सर्विस जनरेट कर रहा हूं। तो आदित्य शर्मा ने 100 रुपए का सीटीसी जनरेट किया, कॉस्ट टू कंपनी। अब इस 100 रुपए में से आदित्य शर्मा के भविष्य के लिए कंपनी ने 20 रुपए निकाल के पेंशन में डाल दी, पेंशन फंड, ग्रेचुटी फंड में डाल दी। तो अब जरा सोचिए, क्या आदित्य शर्मा ने इस साल सर्विस दी? यस। क्या जो पैसा 100 रुपए मिल रहा है कंपनी इसी साल की सर्विसेज के लिए दे रही है? यस। तो मेरी जेब में 80 रुपए आ रहे हैं, मेरे नाम के 20 रुपए की प्रोविजन हो रही है, दोनों आएंगे बेटा नेशनल इनकम में। लेकिन अब ये सोचिए, ये 20 रुपए तो मैंने इस साल सर्विस दी, काउंट हो गए। अब मैं 40 साल बाद जब रिटायर होगा तो वापस से थोड़ी काउंट करेंगे, तो पेंशन के पेमेंट को काउंट नहीं करेंगे, पेंशन के पेमेंट को काउंट नहीं करा जाएगा, प्रोविजन को काउंट करेंगे, पेमेंट को नहीं कर सकते हैं। हाँ, डीए भी आ जाएगा, जो भी नाम से अलाउंस होंगे, अलाउंस ये ना, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, अलाउंस यानी कि एक तरह से आपको परकिजिट्स मिल रहे, वो सब आएंगे। पेंशन की प्रोविजन नहीं आएगी बेटा, इनकम टैक्स नहीं आएगा, क्योंकि इनकम टैक्स तो टैक्स है, वो आप लोगों की इनकम कैसे हो सकता है। ट्रैवल एक्सपेंस अगर वो रिम्बर्समेंट बेसिस पर है या एक्चुअल बेसिस पे, ये भी समझ लीजिए। मान लीजिए मैं मेरे बॉस के काम से इंडिया से दुबई जा रहा हूं, दुबई से इंडिया आ रहा हूं, और मैंने कुछ मेरी जेब से खर्चा कर लिया, और मेरा बॉस मुझे बोला कि आपको आते से पैसा लौटा दूंगा। तो ये मेरी इनकम थोड़ी थी, ये तो एक एजेंट की तरह मैंने पैसा खर्च किया, मुझे उसने पैसा रिम्बर्स कर दिया। अगर मेरे सैलरी का हिस्सा है कि भैया आदित्य सर तेरे को इतना आना जाना पड़ता है, इसलिए लो ये तुम्हारे को 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूं, ये अलग चीज है। लेकिन भैया मैं मेरे बॉस के बिहाफ पर आ रहा जा रहा हूं, इसलिए खर्चा कर रहा हूं, वो एक अलग चीज है। मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस आएगा, लेकिन अगर ट्रैवलिंग अलाउंस का नेचर ऐसा है कि वो रिम्बर्स हो रहा है, वो एट एक्चुअल्स है, तुम बस खर्चा कर रहे हो, वो तुमको लौटा दे रहा है, तो वो तुम्हारी इनकम नहीं है, वो तो बस बॉस के बिहाफ पे किया गया एक्सपेंडिचर। ठीक है, और क्या क्या नहीं आएगा सर? सर देखो, ट्रैवलिंग अलाउंस तो नहीं आएगा अगर वो रिम्बर्समेंट या एक्चुअल्स पर है तो। पेंशन का पेमेंट नहीं आएगा, इनकम टैक्स नहीं आएगा। एक और चीज याद रखना, इंप्लॉयर इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आएगा, इंप्लॉई का कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। इंप्लॉई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, क्यों? अरे आदित्य शर्मा को 100 रुपए का सीटीसी बोला, उसमें से आदित्य शर्मा के हाथ में 80 रुपए दिए और 20 रुपए प्रोविडेंट फंड में डाल दिए, तो नेशनल इनकम कितनी? 100 रुपए। कैसे सर? ये 80 रुपए जो मेरे हाथ में आए और 20 रुपए जो प्रोविजन करे। अब मान लीजिए मैं सोच रहा हूं कि नहीं भैया, सिर्फ 20 रुपए से मेरा भविष्य कैसे सिक्योर होगा, तो मैंने और मेरी जेब से 30 रुपए माइनस करके फंड में डाल दिए, तो क्या ये 30 रुपए को मैं मेरी इनकम मानू? नहीं। ऐसे तो तुम्हारी नेशनल इनकम 130 दिख कर आएगी, तुम बोलोगे भैया 80 रुपए हाथ में आए, 30 रुपए मैंने ट्रांसफर किए, 20 रुपए उन्होंने किए, 130 रुपए हो गया। अरे कहां से आए 130 रुपए? गलत है।
तो भैया बॉस तुम्हारे बिहाफ पे ट्रांसफर कर रहा है वो लेना, इंप्लॉई का कंट्रीब्यूशन नहीं लेना। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, सैलरी, वेजेस, एचआरए, बोनस, डीए, जो भी है। प्रोविजन लेंगे बेटा, ट्रैवलिंग अलाउंस लेंगे, इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेंगे, कोई कमीशन दिया, फ्री रेंट, फ्री मेल, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, इंप्लॉयर, इंप्लॉयर जो देगा वो मेरी कमाई है, मैं ही मेरी जेब से उठा के कहीं दे रहा, वो मेरी कमाई थोड़ी हुई। क्या क्या नहीं आएगा सर, ओल्ड एज पेंशन का पेमेंट नहीं आएगा, ट्रैवलिंग अलाउंस रिम्बर्समेंट बेसिस वाला नहीं आएगा, इंप्लॉई का कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, ओल्ड एज पेंशन नहीं आएगा, इनकम टैक्स नहीं आएगा सर, लोन, लोन नहीं आएगा, चाहे लोन इंटरेस्ट फ्री हो या इंटरेस्ट समेत तो वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लोन उधारी है, वो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी के नेवर भी इनकम। अरे मैं बैंक से पैसा अगर लोन पे लेता हूं तो मेरी इनकम थोड़ी हुई है, वो तो मेरी लाइबिलिटी है। 30-80 में ऑलरेडी इंक्लूडेड था, बिल्कुल सही। तो कुछ चीजों का ख्याल रखना, देखिए कुछ बेसिक बेसिक जैसे सैलरी, बोनस, एचआरए, डीए, ये तो हमको पता आएगा, ठीक है। हम लोगों को पता है कि सर कमीशन, रेंट फ्री, फुकट का खाना, फुकट का रहना, ये आएगा। लेकिन इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आएगा, ये भी आपको याद रखना है। ट्रैवलिंग अलाउंस आएगा और पेंशन की प्रोविजन आएगी। क्या क्या नहीं आएगा ये याद रखो सर, एक्चुअल पेंशन का पेमेंट नहीं आएगा, 2-3 बार हो गया गलती से पॉइंट। इंप्लॉई का कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, ट्रैवलिंग अलाउंस रिम्बर्समेंट बेसिस पर है सर, ये तो एजेंसी फंक्शन हो गया, ये नहीं आएगा, और लोन नहीं आएगा क्योंकि लोन इज लायबिलिटी, ठीक है। जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपको कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय मिल जाएगा। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब बिजनेसमैन की इनकम। इसकी इनकम के 4 बच्चे, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी बोलते हैं, पीबीटी, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड पीबीटी। कई बार आपको पीबीटी नहीं दे रखा ना, तो आप लोग टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग ले लेना, इन तीनों को भी ऐड करोगे तो पीबीटी आ जाता है, रिटेन्ड अर्निंग, डिविडेंड और टैक्स। और लास्ट है बेटा मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम को प्रोप्राइटर की इनकम भी बोला जाता है, प्रोप्राइटर की इनकम। अब जब आप बेटा कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय में सारे एडलेस कर लेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस में सारे एडलेस कर लेंगे, मिक्स्ड इनकम में ये सारे एडलेस कर लेंगे, तो आपको मिलेगा एनडीपीएफसी, और हमें पहुंचना है एनएनपीएफसी तक। तो मुझे एक ही एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, एनएफआईए की, और मेरा आंसर आ जाएगा। बैंक से लोन लोगे तो बैंक की इनकम है वो नहीं, अगर आप बैंक से लोन लोगे तो वो भी वो बैंक की इनकम नहीं हुई है, जो ब्याज आएगा, जो वो लोग ब्याज कमाएंगे वो इनकम है, वो ब्याज अलग चीज है बेटा, ब्याज इनकम रहेगा, लोन इज नेवर इनकम, ठीक है। तो एक बार सिंप्लीफाई कर देते हैं। इनकम मेथड क्या बोलता है कि सर आप 3 पार्ट में इनकम अर्नर्स को डिवाइड करो, एक है कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय, एक ऑपरेटिंग सरप्लस और एक मिक्स्ड इनकम। कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय में बोनस, एचआरए, डीए, ट्रैवलिंग अलाउंस, अगर वो एक्चुअल या रिम्बर्समेंट बेसिस पर नहीं है तो पेंशन की प्रोविजन, फ्री मील, फ्री अकोमोडेशन, फ्री एजुकेशन, लोन मिला नहीं, सॉरी लोन को नहीं लेना, इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेना। क्या नहीं लेना सर, पेंशन का एक्चुअल पेमेंट नहीं लेना, इनकम टैक्स नहीं लेना, इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन लेना, और ट्रैवलिंग का खर्चा एक्चुअल या रिम्बर्समेंट बेसिस पर है तो वो मतलब। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब बिजनेसमैन की इनकम, या तो रेंट होगा, या तो रॉयल्टी, या तो इंटरेस्ट, या फिर पीबीटी। कई बार पीबीटी नहीं देते हैं तो ये 3 बच्चे ऐड करना उनके, टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। ये सब करके आपको एनडीपीएफसी मिलेगा। अच्छा, अगर आप वैल्यू एडेड मेथड लेते हैं तो उसमें फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी करते हैं तो आपको जीडीपीएमपी मिलता है, यहाँ पे एनडीपीएफसी मिलता है। सर इसमें भी कुछ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, हाँ वही जनरल इंक्लूजन एक्सक्लूजन, हाउसवाइफ की सर्विस को नहीं लेना,
ट्रांसफर पेमेंट नहीं लेना, और आपका क्या बोलते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज, प्योर परचेज ट्रांजैक्शन नहीं लेना, स्टॉक बॉन्ड डिबेंचर वाला नहीं लेना, खुद का घर का ले लेना भैया, ओन अकाउंट प्रोडक्शन ले लेना, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ले लेना। अब ये स्टेप्स मैं आप लोगों को नहीं बताता हूं, मैं डायरेक्टली कंक्लूजन पे जाता हूं। इंक्लूजन एक्सक्लूजन वही वाले दे रखे हैं, देखने की भी जरूरत नहीं। और लास्ट है बेटा एक्सपेंडिचर मेथड, ये तो बहुत आसान है बेटा। एक्सपेंडिचर मेथड क्या बोलता है, इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं जो एक्सपेंडिचर करते हैं। जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो खर्च करता है, उसे बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिनोटेड बाय सी। एक होता है बेटा फर्म जो इन्वेस्टमेंट करती है, इसे बोलते हैं आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और एक आएगा बेटा जी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिनोटेड बाय जी। अच्छा तुम्हें नहीं लगता हाउस होल्ड सेक्टर भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट भी करती है, तो इसके अंदर रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट भी लेना, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट भी लेना, और इन्वेंट्री यानी स्टॉक की भी इन्वेस्टमेंट लेना। क्या मतलब सर, सर हाउस होल्ड में जो आपने सी निकाला उसमें सिर्फ कंजम्पशन वाला खर्चा है, जी में सिर्फ गवर्नमेंट का कंजम्पशन है। मतलब सर हाउस होल्ड सेक्टर और गवर्नमेंट अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वो भी आय में आएगा, और फर्म जो इन्वेस्ट कर रही है वो भी आय में आएगा। यस, आय में सभी इन्वेस्टमेंट आएगी। फर्म की ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आएगी, ग्रॉस याद रखना, ग्रॉस फर्म की ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, फर्म की इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, हाउस होल्ड सेक्टर की रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट, सारी इन्वेस्टमेंट वहां गई, लेकिन ग्रॉस लेना। जब आप ये सारी चीजें ऐड करेंगे आपको मिलेगा सी प्लस आई प्लस जी। आप सभी जानते हैं जब भी हम फोर्थ सेक्टर को इंक्लूड करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को, एक्सपोर्ट वो वाले गुड्स होते हैं जो हमारे देश में बने तो उससे नेशनल इनकम बढ़ती है, और इंपोर्ट से नेशनल इनकम कम होती है। तो भैया आप लोगों का फॉर्मूला बन गया एक्सपेंडिचर मेथड से सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जहां सी का मतलब होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड सेक्टर का सिर्फ कंजम्पशन का खर्चा, जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसमें सभी टाइप की इन्वेस्टमेंट आती है पर ग्रॉस। सर अगर गलती से नेट इन्वेस्टमेंट दिए तो भी उसको ग्रॉस करेंगे, सर ग्रॉस करेंगे, ग्रॉस ही करना पड़ेगा। सर क्यों ग्रॉस करने के पीछे फोकस कर रहे हो, क्योंकि सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम को जोड़ेंगे तो आपको मिलता है जी डी पी एम पी। तो अगर आपने यहां पर नेट इन्वेस्टमेंट लिया तो ये एनडीपीएमपी निकलेगा, पर हमको तो चाहिए जीडीपीएमपी। तो सिंपली नेट दे रखा है तो डेप्रिसिएशन ऐड करके ग्रॉस करना। तो सी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जिसमें फर्म की ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट सब लेंगे, ऐड करेंगे गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ऐड करेंगे एक्सपोर्ट, लेस करेंगे इंपोर्ट, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन, इससे मिल जाएगा जीडीपीएमपी। अब आपको क्या करना है, सर हमको तो चाहिए एनएनपीएफसी, तो माइनस कर देंगे डेप्रीसिएशन, ग्रॉस का हो जाएगा नेट, ऐड कर देंगे एनएफआईए डोमेस्टिक का हो जाएगा नेशनल, लेस करेंगे एनआईटी हो जाएगा मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, खत्म, सिंपल। पढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर को इनकम डिस्पोजल मेथड भी बोलते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। इनकम मेथड और इनकम डिस्पोजल दोनों में फर्क है। इनकम मतलब इनकम, इनकम डिस्पोजेबल मतलब एक्सपेंडिचर। इन द एक्सपेंडिचर अप्रोच नेशनल इनकम इज एग्रीगेट ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। सर इसमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड सेक्टर का, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आ जाता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आता है, नेट एक्सपोर्ट आता है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को सी से डिनोट करते हैं, द वॉल्यूम ऑफ फाइनल सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर हाउस होल्ड एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन अक्वायर्ड फॉर कंजम्पशन। फिर आएगा बेटा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट मतलब सरकार, गवर्नमेंट मींस जनरल गवर्नमेंट एंड नॉट गवर्नमेंट एंटरप्राइज। गवर्नमेंट की कोई कंपनी है तो उसको आप फर्म में डाल देना, गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे सिर्फ सरकार, शासन।
सिंस कलेक्टिव सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, ये बोल रहे गवर्नमेंट का भी तो खर्चा होता है डिफेंस पे, एजुकेशन पे, वो सारी चीजें ले लेना। लेकिन सर गवर्नमेंट तो ट्रांसफर पेमेंट भी करती है। ए बाबू, ट्रांसफर पेमेंट कहीं भी आए वो एक्सक्लूड करेंगे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस शैल बी एक्सक्लूडेड बिकॉज दे आर, तुम्हें ट्रांसफर पेमेंट कहीं भी दिखा, सोचने की जरूरत नहीं, वो एक्सक्लूड है। फिर आएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लेना, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट लेना, रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट लेना, सारी इन्वेस्टमेंट लेना, और लास्ट है बेटा नेट एक्सपोर्ट एक्स माइनस एम। मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक्स माइनस एम लिखता हूं ना तो इसे बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट, और एम माइनस एक्स लिखता हूं तो इसे बोलते हैं नेट इंपोर्ट। एक्स माइनस एम नेट एक्सपोर्ट, एम माइनस एक्स नेक्स्ट इंपोर्ट। सर नेट एक्सपोर्ट को नेट इंपोर्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? अगर x माइनस एम आपको दे रखा है तो मैं इसे बोलूंगा नेट एक्सपोर्ट। अगर मैं इसको m माइनस एक्स लिखना चाहूं तो वो बन जाएगा -10, ये हो जाएगा नेट इंपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट अगर +10 है तो नेट इंपोर्ट -10 हो जाएगा। अरे समझे क्या? yes. हाँ, तो नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट तो लिखा ना, और क्या लिखा मैं? सर नेट एक्सपोर्ट मींस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और क्या लिखा मैं? ठीक है, तो अगर कल करके क्वेश्चन बोलता है नेट एक्सपोर्ट है, मतलब क्वेश्चन x माइनस एम की वैल्यू दे रहा है। नेट इंपोर्ट है तो वो m माइनस एक्स बोल रहा है। सर नेट एक्सपोर्ट को नेट इंपोर्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? कुछ नहीं, बस साइन पलट देना है, सिर्फ साइन पलट देना है। जरा देखिए यहाँ पे, अगर आपको m माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -20 दिया है तो क्या करना है? x को इस साइड भेज दीजिए, m को इस साइड भेज दीजिए, और 20 को इस साइड भेज दीजिए, साइन पलटिए। कैन आई से net export, that is x minus m, is equals to minus net import m minus x। ठीक है सर, कुछ प्रिकॉशन है वही फालतू वाली। सर यहाँ पर सेल्फ कंजम्पशन वाली चीजें ऐड करना, ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स एसेट खुद के लिए बनाया तो ऐड करना, ट्रांसफर पेमेंट को छोड़ देना, प्रोडक्शन सेकंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज का कर रहे हो तो वो एक्सक्लूड करना। ठीक है, एक सवाल आता है, सर नेट एक्सपोर्ट को क्यों ऐड करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में? सोचने वाली बात है। सर C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम में ये x माइनस एम आखिरकार कर क्या रहा है? हम तो मेथड लगाए थे एक्सपेंडिचर, तो सर हाउस होल्ड सेक्टर का एक्सपेंडिचर जो है उसे C बोलते हैं, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है उसे G बोलते हैं, और सर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है उसे I बोलते हैं। x माइनस एम कोई एक्सपेंडिचर थोड़ी हुआ, बिल्कुल सही बोल रहे, कोई एक्सपेंडिचर नहीं हुआ। तो टेक्निकली स्पीकिंग C एक खर्चा है, I एक खर्चा है, G एक खर्चा है, ये तीनों खर्चे हैं, कोई डाउट ही नहीं है। पर अब मुझे कैसे ना कैसे फोर्थ सेक्टर को इसमें डालना पड़ेगा। अब फोर्थ सेक्टर के साथ क्या मेरे ट्रांजेक्शन होने वाले? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट से नेशनल इनकम बढ़ती है और इंपोर्ट से कम होती है, इसलिए हमने ये किया। तो कल करके कोई पूछे क्या x माइनस एम, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड में दिख रहा है, तो क्या वो एक्सपेंडिचर है? नहीं नहीं, एक्सपेंडिचर तो ये तीनों ही है, बट इसको डाला गया है। तो मैं हूं ना करवाने के लिए। ओके सर, कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? थ्योरेटिकली स्पीकिंग सभी मेथड में सेम आंसर देना चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि डेटा इनएडिक्वेट रहता है, रिलायबल नहीं रहता, इनकम्प्लीट रहता है। तो सर कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? जैसे डेवलप्ड कंट्री है ना बहुत, वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल वगैरह करते, तो वहाँ पे इनकम मेथड बहुत अच्छा है। पर इंडिया जैसी कंट्री में एक्सपेंडिचर मेथड ज्यादा सूटेबल। लेकिन इंडिया में आपको पता है प्रोडक्शन वाला मेथड है ना जो पहला, वो एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए एक्सपेंडिचर मेथड यूज करते हैं, ठीक है, और स्मॉल बिजनेसेस के लिए इनकम मेथड। इंडिया ने ऐसा कर रखा है। चलिए, इन मेनी इकोनॉमी इट मे नॉट बी पॉसिबल टू एस्टिमेट नेशनल इनकम यूजिंग वन मेथड, एक ही मेथड से निकाल लो, पॉसिबल नहीं है। इनकम मेथड जनरली ले लेते हैं ऐसी इकोनॉमी में जहां पे लोग अपना डेटा फाइल करते हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी में।
बाकी हमारे जैसे देश में एक्सपेंडिचर मेथड थोड़ा ज्यादा चल जाता है, ठीक है। इंडिया में टेक्निकली स्पीकिंग एक कॉम्बिनेशन यूज होता है। जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है ना, वो वैल्यू एडेड मेथड यूज करता है। प्रोडक्शन मेथड इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर, याद रखना। इनकम मेथड स्मॉल बिजनेस में, और एक्सपेंडिचर मेथड कंस्ट्रक्शन में। सर अगर हम अलग अलग मेथड यूज करेंगे तो आंसर सेम आने चाहिए क्या? टेक्निकली स्पीकिंग आंसर सेम आने चाहिए और यूज भी करने चाहिए ताकि क्रॉस चेक हो जाए। एन इफेक्टिव प्रोसीजर टू अराइव एट नेशनल इनकम यूजिंग ऑल थ्री अप्रोचेस विच सर्व द फॉलोइंग पर्पस। तीनों मेथड यूज करके एक बार ट्राई करना चाहिए। क्यों? इससे क्रॉस चेकिंग हो जाती है। आपको बहुत सारे डिटेल्स मिलते हैं यार। कंजम्पशन से कंजम्पशन डिटेल, इनकम से इनकम डिटेल, प्रोडक्शन से प्रोडक्शन डिटेल मिलती है। समझ में आ गया? ओके, तो लीजिए आपके तीनों मेथड खत्म हुए। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे किनेशियन थ्योरी। नेक्स्ट हम लोग करेंगे किनेशियन थ्योरी, ठीक है। ओके, सी यू देन। वापस ओके, वंस अगेन। सो किनेशियन थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन। वेस्टर्न वर्ल्ड ने सबसे खराब डिप्रेशन एक्सपीरियंस किया 1930s में। जब रीजन पता करा गया, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट से पूछा गया, तो वे कहते हैं कि जो रीजन था वो था लोअर एग्रीगेट डिमांड, लोअर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। लोग खर्च ही नहीं कर रहे। तो इकोनॉमी को रिवाइव कैसे करना? इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए इकोनॉमिस्ट ने सजेस्ट किया कि भैया गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग करनी चाहिए। जब गवर्नमेंट स्पेंड करेगी तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। इस पूरे के पूरे वर्क को ना कोई मान्यता प्राप्त नहीं थी, क्योंकि यहां पर इकोनॉमिस्ट सिर्फ अपने सजेशंस दे रहे थे। अब सजेशंस के बेसिस पे गवर्नमेंट कोई एक्शन तो ले नहीं सकती थी। तो फिर इस पूरे के पूरे सजेशन को फॉर्मली पुट किया ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मिनार्ड केन्स ने इन ईयर 1936। उन्होंने एक अपनी बुक लिखी, द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इन ईयर 1936। सो द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 was the greatest economic crisis the western world had experienced. Many economists recommended, देखिए इनकी recommendation क्या थी कि भैया गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग करनी चाहिए। और अगर आपसे कल करके पूछते रीजन क्या था, रीजन था तो आप बोलेंगे लोअर एक्सपेंडिचर, लोअर डिमांड, as a way of reducing unemployment. But they had no macroeconomic theory by which to justify their recommendation. The comprehensive theory to explain income determination was first given by British economist John Maynard Keynes in his masterpiece, The General Theory of Employment, Interest and Money, in year, पूछेंगे कौन सा साल? 1936। ओके, सो बेटा ये कीनेशियन थ्योरी क्या है? कीनेशियन थ्योरी बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम की बात करती है। ध्यान से सुनना, कीनेशियन थ्योरी बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम की बात करती है। वो कहती है कि इकोनॉमी या तो 2 सेक्टर की हो सकती है, या तो 3 सेक्टर की हो सकती है, या तो 4 सेक्टर की होती है। और हम प्रूव करके बताएंगे कि कैसे 2 सेक्टर में इक्विलिब्रियम आता है, 3 सेक्टर में इक्विलिब्रियम आता है, 4 सेक्टर में इक्विलिब्रियम आता है। So the Keynesian theory of income determination is presented in 2 सेक्टर पे भी वर्क करता है, 3 सेक्टर पे भी वर्क करता है, और 4 सेक्टर पे भी वर्क करता है। तो सर क्या है ये इक्विलिब्रियम मॉडल? तो जॉन मिनार्ड केन्स ने जो इक्विलिब्रियम मॉडल दिया, वो बोलता है इक्विलिब्रियम अकर करता है इकोनॉमी में। कब अकर करता है? जब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। अब इन्होंने एग्रीगेट डिमांड की जगह एक वर्ड यूज किया। सर क्या वर्ड यूज किया? उन्होंने यूज किया एग्रीगेट डिमांड की जगह उन्होंने एक वर्ड यूज किया आउटपुट डिमांडेड। वही एग्रीगेट डिमांड बाय ऑल एजेंट्स। बेटा आउटपुट डिमांडेड बाय ऑल एजेंट्स का मतलब क्या है? सभी की डिमांड, मतलब एग्रीगेट डिमांड, इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। सप्लाई की जगह उन्होंने प्रोडक्शन वर्ड यूज किया। इज एग्जैक्टली इक्वल टू अमाउंट प्रोड्यूस्ड इन अ गिवन टाइम पीरियड। In another word, an economy is said to be in equilibrium when production plan is equals to expenditure plan. बहुत सिंपल इन्होंने बोला, लाइव ही हूं मैं। इन्होंने बहुत सिंपल बोला, कीनेशियन थियरी 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर तीनों मॉडल में लग जाती है।
ये बोलते हैं इक्विलिब्रियम तब होता है व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट डिमांड की जगह इन्होंने लिखा आउटपुट डिमांडेड बाय ऑल एजेंट, और एग्रीगेट सप्लाई की जगह लिखा प्रोडक्शन। मतलब इक्विलिब्रियम तब होता है जब फर्म्स का प्रोडक्शन प्लान और हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर प्लान मैच कर जाता है। इन शॉर्ट इक्विलिब्रियम तभी अकर होता है व्हेन डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। बात समझ में आई? सो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ग्रेट डिप्रेशन 1930 में आया था, जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था, इतना बुरा तो नहीं किया था। फिर बेटा रीजन क्या बताया गया? रीजन बताया लोअर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, लोअर एग्रीगेट डिमांड। और इकोनॉमी को रिवाइव कैसे करना? इकोनॉमिस्ट ने रेकमेंड किया, सजेस्ट किया कि गवर्नमेंट तुम स्पेंडिंग करो, पर इसके लिए एक्सप्लेनेशन का कोई मॉडल अवेलेबल नहीं था। फिर फर्स्ट वर्क किया बेटा जॉन मेनार्ड केन्स ने 1936 के अंदर। उन्होंने एक बुक लिखी, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने एक बुक लिखी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। उन्होंने इक्विलिब्रियम बताया कि इकोनॉमी में कैसे आएगा, यानी 2 सेक्टर में, 3 सेक्टर में और 4 सेक्टर में आएगा। सर इक्विलिब्रियम कब अकर होता है? इक्विलिब्रियम आउटपुट अकर when desired amount of output demanded by all agent, that is aggregate demand in the economy, is exactly equal to amount produced in given time period, that is aggregate supply. in short equilibrium तब होता है जब demand is equals to supply, फर्म का प्रोडक्शन प्लान इज इक्वल्स टू इंडिविजुअल्स के एक्सपेंडिचर प्लान। बात समझ में? अब इसमें कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे बेटा हम लोग। सबसे पहले एक वर्ड पढ़ेंगे कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन, फंक्शन का मतलब होता है रिलेशन। तो कंजम्पशन फंक्शन का मतलब क्या होता है? इट इज नथिंग बट अ रिलेशन। सर किस चीज का रिलेशन? आपकी इनकम और खर्चे का रिलेशन। एग्जाम्पल के तौर पे ललित, ललित के पास 100 रुपए आते हैं, 80 रुपए खर्च कर देता है। 1000 रुपए आते हैं, 800 रुपए खर्च कर देता है। 10 रुपए आते हैं, 8 रुपए खर्च कर देता है। तो बेटा ये जो रिश्ता है ना इसकी इनकम का और खर्चे का, इस रिश्ते को बोला जाता है फंक्शन, और ये खर्चे का रिश्ता है इसलिए कंजम्पशन फंक्शन। सो व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन? फंक्शन मतलब रिलेशन। सो कंजम्पशन फंक्शन इज नथिंग बट द रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड योर डिस्पोजेबल इनकम। आपकी जो खर्च करने वाली इनकम है ना, उसमें से कितना खर्च करते हो। तो C इज फंक्शन ऑफ Y। ठीक है। सो आपको मेरी पीडीएफ नहीं मिल रही मैक्रो इकोनॉमिक्स की? आप एक बार प्लस क्लास में अपीयर हो सकते हैं? कल 10-15 को जो मेरी प्लस क्लास होती है उसमें आप अपीयर हो सकते हैं क्या? अगर आप उस प्लस क्लास में अपीयर हो जाएंगे तो मैं आपको नोट्स दे दूंगा, या फिर कल के यूट्यूब सेशन में आइए, मैं क्यूआर कोड बना के लाता हूँ और मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, या टेली पे शेयर कर देता हूँ। So what is consumption function? Function मतलब relation. It is the relationship between your aggregate consumption and your disposable income. सर तुम्हारे पास जो खर्च करने के लिए पैसा था और जो तुमने खर्चा किया उसके बीच का रिश्ता। So C is equals to function of Y shows the level of consumption for your disposable income. सर ये disposable income का मतलब क्या होता है? Disposable income का मतलब होता है खर्च करने योग्य इनकम। इनकम नहीं, डिस्पोजेबल इनकम। सर फिर सेविंग फंक्शन क्या होगा? अच्छा मुझे बताओ कंजम्पशन फंक्शन क्या था? सर फंक्शन मतलब रिलेशन, तो कंजम्पशन फंक्शन का मतलब था सर रिलेशनशिप बिटवीन सर रिलेशनशिप बिटवीन योर डिस्पोजेबल इनकम एंड योर कंजम्पशन। तो सेविंग फंक्शन का मतलब क्या होगा? आपकी डिस्पोजेबल इनकम और सेविंग का रिश्ता। मान लीजिए 100 रुपए आते हैं, 20 रुपए सेव करते हो, 1000 रुपए आते हैं, 200 रुपए सेव करते हो, तो तुम्हारा सेविंग फंक्शन कितना होगा? 20%। सो इनकम विच इज नॉट स्पेंट ऑन कंजम्पशन इज सेव, जो आप खर्च नहीं करते हो बच जाता है। सो कैन आई से सेविंग फंक्शन डिनोट्स बैलेंस इंपैक्ट ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, 1 माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू सेविंग, एंड सेविंग माइनस सॉरी इनकम minus consumption is equals to savings, and income minus saving is equals to consumption.
इनकम को अगर मैं वाई से डिनोट कर रहा हूं और सी मेरा खर्चा है तो एस मेरी सेविंग्स है। यस ललित, वो भी एक कॉन्सेप्ट आने वाला है, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर, उसके पीछे रीजन है। सो देयर इज अ फैक्टर कॉल्ड एज ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलो बच्चों, आपको समझा कंजम्पशन फंक्शन का मतलब क्या है? सर कंजम्पशन फंक्शन इज नथिंग बट द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड योर डिस्पोजेबल इनकम। और सेविंग फंक्शन, सर जो पैसा खर्च नहीं किया वो सेव है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब भैया देखिए, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज डिनोटेड बाय बी। तो मान लीजिए आपके पास 1 रुपया आता है तो आप उसमें से 70%, 70 पैसा खर्च कर देते हो। आपके पास बेटा 10 रुपया आता है तो आप 7 रुपए खर्च कर देते हो। आपके पास 100 रुपए आता है तो आप 70 रुपए खर्च कर देते हो। तो आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी है? 70% है। सर इसका कोई फॉर्मूला? हाँ है ना, इसका फॉर्मूला है मार्जिनल मतलब एडिशनल, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तुझे स्ट्रीम थोड़ी करना है, तुझे वॉच करना। सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब ये है, सर तुम्हारी इनकम बढ़ेगी ना तो खर्चा कितना बढ़ेगा। मान लीजिए मैं आपको कहता हूं हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 70% है। इसका मतलब मैं अगर आपकी इनकम 1 रुपया बढ़ाऊंगा ना, आपका खर्चा 70 पैसा बढ़ जाएगा। मैं आपकी इनकम 1000 रुपया बढ़ाऊंगा ना तो आपका खर्चा 700 रुपया बढ़ जाएगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब हर एक एडिशनल इनकम के पीछे, हर 1 रुपया एडिशनल इनकम के पीछे आपका कितना खर्चा हो रहा है। The concept of marginal propensity to consume describes the relationship between change in consumption and change in income. फॉर्मूला है चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। अच्छा मुझे एक बात बताइए, 70% कंज्यूम करते हो तो बचा हुआ 30% क्या करते हो? सेव करते हो। तो कहना है से 1 - marginal propensity to consume is equals to marginal propensity to save। 1 - 70% इज इक्वल्स टू 30%। सर इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं? यस, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। मार्जिनल जहां भी सुना वहां पे एडिशनल वर्ड लगा देना। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब एडिशनल कंजम्पशन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव मतलब डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। अगर आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 30% है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 70% होगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 90% है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 10% होगा। सुनाई तो दे रहा है सबको? ओके, सॉरी क्या सर कंजम्पशन फंक्शन मतलब? सर कंजम्पशन फंक्शन का मतलब होता है, फंक्शन मतलब रिलेशन, रिलेशनशिप बिटवीन योर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आपका खर्च, और डिस्पोजेबल इनकम के बीच का रिश्ता। सेविंग फंक्शन क्या है? जो पैसा खर्च नहीं किया वो सेव किया। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एडिशनल कंजम्पशन बिकॉज ऑफ एडिशनल इनकम, डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला होता है टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। एवरेज कैसे निकलता है? टोटल डिवाइडेड बाय टोटल। अब ये 3 फॉर्मूले और ऊपर के 2 कॉन्सेप्ट समझिए। तब तक मैं 2 मिनट में चाय पीता हूं, फिर हम एक टेबल सॉल्व करेंगे।
एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं, चलो। ध्यान से देखिएगा। ओके, हम ये टेबल स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, 2-5 मिनट बाद आने ही वाला है। हमने क्या बोला, सी का मतलब होता है कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। सी की वैल्यू होती है बेटा ए प्लस बी वाई। सी की वैल्यू कितनी होती है, ए प्लस बी वाई। अब सर ये क्या है समझते हैं। सी मतलब आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये कितना होने वाला है ये डिपेंड करता है सबसे पहले तो आपकी इनकम के ऊपर, आपकी डिस्पोजेबल इनकम पे। और बी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जरा सोचिए, अगर आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा है, यानी कि आप खर्च ज्यादा करते हो, तो बी की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो जितना ज्यादा बी उतना ज्यादा इक्वेशन की वैल्यू, और जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा भी सी की वैल्यू। सर अब ये ए क्या है, ए है ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। ये ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर क्या है, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा खर्चा जो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम आपको करना ही पड़ता है। जैसे कि अगर आपकी इनकम जीरो भी है, आप पढ़ाई करते हैं तो भी आपका 5-10 हजार रुपए तो खर्चा आता ही आता है। जब बेटा आप लोग कितना भी कमाने लग जाओ, कुछ ना कुछ खर्चा तो फिक्स आएगा ही आएगा। ये वाला जो खर्चा है ना, ये आपकी इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है, ये अदर देन इनकम फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। समझे आप मेरी बात। तो मान लेते हैं ललित है, ललित का ए जो है वो 5,000 है, यानी कि वो कुछ करे ना करे, कमाए ना कमाए, 5,000 रुपए उसकी पढ़ाई का हॉस्टल का खर्चा आता ही है पर मंथ। बेटा उसका बी की वैल्यू है 0.6 यानी 60%, जितनी इनकम आती है उसका 60% उड़ा देता है। और वाई का मतलब होता है यहां पर डिस्पोजेबल इनकम। तो मान लेते हैं इस भाई साहब की इनकम जीरो है, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, ए तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, बी की वैल्यू 0.6 है और वाई बोला आपने जीरो, तो सर 5,000 खर्चा आएगा। अगर मान लीजिए इसकी इनकम 10,000 है, तो सी कितना आएगा, सर 5,000 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 0.6 ऑफ 10,000। सर ये बचा हुआ पैसा कहां से लाएगा वो एक अलग मसला है, ठीक है। मान लीजिए सर सी की इनकम इसकी 40,000 है, तो 5,000 तो फिक्स खर्चा आएगा ही आएगा, प्लस 0.6 ऑफ 40,000, 29,000। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये आपका सी है, आपकी इनकम कितनी ली, पहले केस में 0, दूसरे केस में 10,000, तीसरे केस में 29,000। तो इनकम 0, खर्चा 5,000, आपकी सेविंग्स कितनी हो गई, -5,000, डिस सेविंग हो गई। इनकम 10,000, खर्चा 11,000, -1,000 की डिस सेविंग हुई है। 29,000 आपकी इनकम है, सॉरी 40,000 आपकी इनकम है, 29,000 आपका खर्चा है, तो 11,000 रुपए आपकी सेविंग्स हो गई। देखिए बहुत सिंपल कर दिया। जो आप खर्चा करते हो ना उसकी एक इक्वेशन होती है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। एक खर्चा तो फिक्स्ड है और दूसरा खर्चा आपकी इनकम के प्रपोर्शन में होता रहता है, तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। तो अगर y इतना है और मैंने c की वैल्यू डिफाइन करनी है, तो c इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई लगाऊंगा। y की जगह एक बार 0, एक जगह 10,000, एक जगह 40,000 पुट करूंगा, तो इससे मुझे c की वैल्यू आ जाएगी। अब जरा सोचिए, इनकम 0 है और खर्चा 5,000 है, मतलब नेगेटिव सेविंग। इनकम 10,000 है, खर्चा 11,000 है, नेगेटिव सेविंग। इनकम 40,000 है, खर्चा 29,000 है, 11,000 की सेविंग। ठीक है। तो आप देखिए इवेंचुअली जब लोग अमीर होते जाते हैं ना, वो क्यों अमीर होते हैं, क्योंकि उनकी इनकम तो बढ़ती है और सेविंग्स बढ़ती है। अब मान लीजिए ये व्यक्ति 1,00,000 रुपए कमा रहा है, तो पता है इसकी सेविंग्स कितनी हो जाएगी, 5,000 तो सर फिक्स खर्चा ही है। अच्छा समय समय के साथ फिक्स खर्चे भी बदलते जाते हैं, सर 35,000 की सेविंग कर रहा है, आप समझ रहे हो। चलिए लेट्स सी। ओके बेटा, अगर आपकी इनकम 0 है और आपका खर्चा 500 है,
तो यहां पर इक्वेशन लगी होगी C इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई, जहां पे हमने y की वैल्यू 0 पुट करी होगी। इसका मतलब आपका 0 इंटू बी 0 हो गया होगा। मतलब क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, जो आपका 500 रुपए का खर्चा है वो नथिंग बट ए है। मैंने क्या बोला, मैंने एक बहुत बेहतरीन इक्वेशन लगाई। मैंने बोला तुमने मुझे सी की वैल्यू दे रखी है ना, मुझे पता है सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई होता है। पहले वाले केस में y की वैल्यू तो 0 है, तो बी वाई पूरा 0 हो गया, यानी सी और ए बराबर है। इसका मतलब 500 रुपया तुम्हारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। अब सोचने की बात है ना, 0 रुपीज इनकम है तो भी 500 रुपए खर्च कर रहे हो, क्योंकि ये तुम्हारी ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर है। सर दूसरे वाले केस में निकालिए। दूसरे वाले केस में 1250 आ रहा है, तो यहां भी वही इक्वेशन लगाई होगी, C इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई। सी की वैल्यू 1250, ए की वैल्यू निकल गई थी 500, बी की वैल्यू पता नहीं, और y है 1000। सॉल्व करेंगे, 500 को उधर भेजेंगे 750, 750 डिवाइडेड बाय 1000 0.7, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.75। अगली इक्वेशन देखिए, यहां पर भी C इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई बोलेंगे। C की वैल्यू 2000 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू वाई। 500 को उधर भेजेंगे 1500, 1500 डिवाइडेड बाय 2000 0.75। यहां पर भी वही लगेगा, यहां पर भी वही लगेगा, यहां पर भी वही लगेगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सर आपने एक और फॉर्मूला सिखाया था, ये तो आपने एक नया फॉर्मूला सिखा दिया। आपने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला सिखाया था, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। बताइए कंजम्पशन में चेंज कितना हुआ 750, इनकम में चेंज कितना हुआ 1000, वही 0.75। कंजम्पशन में चेंज 750 डिवाइडेड बाय 1000 0.75, 750 डिवाइडेड बाय 1000 0.75, 2250 डिवाइडेड बाय 3000 0.75, 3000 डिवाइडेड बाय 4000 0.75। सर 0 रुपीज में भी हम कुछ तो करेंगे ही ना, तो वही ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.75 है, तो बैलेंस क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। सर एवरेज कैसे निकलेगा, एवरेज निकलता है टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, 500 डिवाइडेड बाय 0 इनफाइनाइट, 1250 डिवाइडेड बाय 1000 1.25, 2000 डिवाइडेड बाय 2000 1, 2750 डिवाइडेड बाय 3000 0.92, 0.83, 0.8। कितना सिंपल है। मतलब आप ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, C इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई, इधर से भी आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बी की वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर आप चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई से भी निकाल सकते हो, कोई तकलीफ है नहीं, सेम ही चीज आ। अब मैंने आपको ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर सिखा दिया। ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, मिनिमम एक्सपेंडिचर जो आपको लाइफ सस्टेन करने के लिए लगता है। ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर इज मिनिमम एक्सपेंडिचर टू सस्टेन लाइफ इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम। इनकम कितनी भी होने दो, ये खर्चा लगेगा ही लगेगा। इट इज इनकम इन इलास्टिक, इसे इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकम कम हो ज्यादा हो फर्क नहीं पड़ता, ये 500 का खर्चा फिक्स है। द एक्सपेंडिचर विच डू नॉट चेंज विथ लेवल ऑफ इनकम, इसको इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर डिटरमाइंड बाय फैक्टर अदर देन इनकम, इनकम के अलावा दूसरे रीजन से हमारे फिक्स खर्चों पर डिपेंड करता है। दे आर मेड बाय गवर्नमेंट, यहां पर डैश हो गया, दे आर जनरली मेड बाय गवर्नमेंट इन पब्लिक सेक्टर। इसका एमसीक्यू कैसे आ सकता है, एमसीक्यू डिस्कशन चल रहा है, और एमसीक्यू कैसे आ सकता है अभी बताना मुश्किल है। प्रैक्टिकल भी आ सकता है, ए का मीनिंग भी पूछ सकते हैं, एमपीसी का मीनिंग भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, पर जितना है समरी क्रक्स इतना ही है। आगे बढ़ते हैं। सर अब 2 सेक्टर 3 सेक्टर और 4 सेक्टर सिखा दो। मैं आपको सच बात बताऊं,
2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर के अंदर कुछ भी नहीं निकलने वाला। हमने जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखा था 2 सेक्टर में, एस इज इक्वल्स टू आई, एस मतलब सेविंग मतलब लीकेज, इज इक्वल्स टू आई मतलब इंजेक्शन मतलब इन्वेस्टमेंट, हमने बोला था इक्विलिब्रियम में हो। 3 सेक्टर के अंदर एस प्लस टी इज इक्वल्स टू आई प्लस जी को इक्विलिब्रियम बोला था, वही प्रूव करके बताऊंगा। और यहां पर एस प्लस टी प्लस एम इज इक्वल्स टू आई प्लस जी प्लस एक्स, ये मैं प्रूव करके बताऊंगा। ये ऑलरेडी हम जानते हैं, किनीशियन थ्योरी ने भी यही प्रूव किया और कुछ भी नहीं किया है। तो अगर अब इसके आगे का पार्ट आपको नहीं भी समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, कंक्लूजन तो आपको शुरू से ही पता है, लेकिन हम इसको समझेंगे। और क्यों नहीं समझ में आएगा, अच्छे से ही समझ में आएगा। तो भैया हम 2 सेक्टर की बात करते हैं। किनीशियन थियरी 2 सेक्टर के लिए क्या बोलते हैं? सो किनीशियन थियरी के हिसाब से इक्विलिब्रियम तब होता है व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। बराबर है कि नहीं? एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड। 2 सेक्टर में कौन दो लोग होते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म। हाउस होल्ड सेक्टर की डिमांड को बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जो फर्म है उसकी डिमांड को बोला जाता है इन्वेस्टमेंट। और सर सप्लाई, सप्लाई का मतलब क्या होता है भैया? क्या मैं सप्लाई को प्रोडक्शन बोल सकता हूं? सप्लाई हो रहा है मतलब प्रोडक्शन हो रहा है, और प्रोडक्शन मतलब नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम मतलब इनकम। और इनकम के 2 सेक्टर में दो ही यूज है, या तो आप उसे कंज्यूम करोगे या तो आप सेव करोगे। वापस से सर थोड़ा घुमा रहे हो आप? अरे नहीं घुमा रहा हूं सर। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, आपने कैसे बोला? ये मैंने एज पर किनीशियन थ्योरी बोला। अब 2 सेक्टर में कौन से 2 सेक्टर है? हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म है। हाउस होल्ड सेक्टर की जो डिमांड है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फर्म की डिमांड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो डिमांड की जगह क्या मैं सी प्लस आई लिख सकता हूं? अब एग्रीगेट सप्लाई, क्या मैं सप्लाई को प्रोडक्शन बोल सकता हूं? और पूरी इकोनॉमी में हो रहे प्रोडक्शन को मैं नेशनल इनकम यानी इन शॉर्ट इनकम बोल सकता हूं। अब ये जो इनकम कमाता है हाउस होल्ड सेक्टर, ये इसके दो पार्ट करता है, एक हिस्सा करता है सेव और एक हिस्सा करता है कंज्यूम यानी एक्सपेंडिंग। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं एग्रीगेट डिमांड इज सी प्लस आई एंड एग्रीगेट सप्लाई सी प्लस एस? यहां पर बेटा सी सी कट हो जाएंगे और एस और आई बचेगा, और मैं कंक्लूड करूंगा कि 2 सेक्टर मॉडल में सेविंग यानी कि लीकेज अगर इन्वेस्टमेंट यानी इंजेक्शन के बराबर है तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है, खत्म। सर 3 सेक्टर में क्या होगा? 3 सेक्टर में क्या होगा सर बताइए? 3 सेक्टर में भी हम यही बोलेंगे, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। 3 सेक्टर में अब गवर्नमेंट भी आ जाएगी। तो सर 3 सेक्टर में हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट और फर्म, हाउस होल्ड सेक्टर की डिमांड को बोलते हैं सी, गवर्नमेंट की डिमांड को बोलते हैं जी, और फर्म की डिमांड को बोलते हैं आई। और सप्लाई मतलब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब नेशनल इनकम, और इनकम मतलब इनकम के 3 हिस्से होंगे। हाउस होल्ड सेक्टर जब गवर्नमेंट आता है तो अपनी इनकम के 3 हिस्से करता है, एक हिस्सा करता है सेव, एक हिस्सा करता है एक्सपेंड, और एक हिस्सा देता है टैक्स। तो एक हिस्सा करता है कंज्यूम, एक हिस्सा करता है सेव, एक हिस्से का टैक्स भरता है। क्या मैंने आपको बोला था आई प्लस जी इज इक्वल टू एस प्लस टी? एस यानी सेविंग, टी यानी टैक्स, ये दोनों लीकेज है, और आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये दोनों इंजेक्शन है। लीकेज इज इक्वल टू इंजेक्शन, सर्कुलर फ्लो एस्टेब्लिश हो गया, यही कंक्लूजन है भैया। देखिए 2 सेक्टर मॉडल के अंदर अकॉर्डिंग टू किनीशियन थियरी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। डिमांड 2 सेक्टर में डिमांड कौन लाता है? हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म, सी प्लस आई। और सप्लाई, सप्लाई का मतलब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब वही नेशनल इनकम। तो इनकम आ गया, इनकम के 2 हिस्से, या तो आप कंज्यूम करोगे या तो आप सेव करोगे, या तो आप सी करोगे या तो आप एस करोगे। तो कहना है से एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड इज सी प्लस आई, एग्रीगेट सप्लाई सी प्लस एस। तो कहना है से फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस। अरे याद नहीं भी रहा तो क्या ही फर्क पड़ता है, इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर होते हैं। और ये चीज तो मैं आपको सिखा चुका हूं ऑलरेडी, अरे इजी है। सर एक बात बताइए, आपने इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो बता दी, पर कभी ऐसा हो सकता है क्या
एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, ये तो डिसइक्विलिब्रियम हो गया। एग्रीगेट सप्लाई यानी सी प्लस एस इज ग्रेटर देन C plus S is greater than C plus I, C कट गया, that is leakage is greater than injection। सर ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, ये डिसइक्विलिब्रियम है। ऐसे समय क्या होगा? ऐसे समय सप्लाई ज्यादा है। सर जब सप्लाई ज्यादा है ना और माल कम बिक रहा है तो फर्म्स अपना प्राइस कम करेगी, और जैसे ही वो प्राइस कम करेगी, ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूँ इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया वो तो ठीक, पर अगर ऐसा डिसइक्विलिब्रियम हो गया तो, सप्लाई ज्यादा हो गया तो, डिमांड कम हो गई तो फिर प्रोड्यूसर बोलेगा सप्लाई ज्यादा है ना, प्राइस कम कर देते, माल बेचने के लिए प्राइस कम कर देगा। ठीक है, प्राइस कम कर देगा और दूसरी ओर डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो भैया इक्विलिब्रियम में वापस आ जाएगी। जैसे ही वो प्राइस लोअर डाउन करेगा, डिमांड बढ़ जाएगी और इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगी। The firm will not be able to sell its stock and firm will reduce the production, cut down on expenditure. As a result, demand for factor of production will decrease. In case of factor will reduce and thus spending will fall. This process will continue till equilibrium is reached. सर ऐसा भी हो सकता है क्या कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है? सर अगर डिमांड ज्यादा है ना, डिमांड ज्यादा है तो फिर प्रोड्यूसर बोलेगा चलो मैं प्रोडक्शन बढ़ा देता हूं। जो भी होगा टेम्पररी डिसइक्विलिब्रियम होगा, अल्टीमेटली तो कन्वर्ज ही होना है, डिमांड और सप्लाई का सेम ही होना है। हियर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, हेंस प्रोड्यूसर विल इंक्रीज द प्रोडक्शन लीडिंग टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम। बेटा प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ा देगा अपना, सिंपल है। अगर मान लीजिए डिमांड कम है तो डिमांड को बढ़ाया जा सकता है, और अगर सप्लाई कम है तो सप्लाई को भी बढ़ाया जा सकता है। अगर डिमांड कम है तो ऐसा भी हो सकता है सेलर बोलेगा चलो भैया सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया, डिमांड तो मार्केट में आ नहीं रही, एक काम करते हैं प्रोडक्शन कम कर देते हैं। जैसे ही वो प्रोडक्शन कम करेंगे लोगों के पास पैसा नहीं आएगा, जैसे ही लोगों के पास पैसा नहीं आएगा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन और कंजम्पशन कम हो जाएगा। जैसे ही वो कम हो जाएगा नेशनल इनकम गिर जाएगी, यानी कि सप्लाई गिर जाएगा, एएस को हमने नेशनल इनकम बोला ना, दोनों बराबर हो जाएंगे। और डिमांड ज्यादा है तो हम नेशनल इनकम बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, सिंपल है, वही लूप चल रहा है। अच्छा सर थ्री सेक्टर में क्या होगा? थ्री सेक्टर में भी यही बोलेंगे, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। डिमांड थ्री सेक्टर में कौन रेस करता है? सी प्लस आई प्लस जी। और सप्लाई, सप्लाई मतलब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब नेशनल इनकम, नेशनल इनकम मतलब इनकम, इनकम के तीन हिस्से, सी प्लस एस प्लस टी। सी और सी कट गया, कहना है से आई प्लस जी that is injection is equals to S plus T, leakage circular flow established। सर ये कंजम्पशन फंक्शन की कुछ भलती इक्वेशन दे रखी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा थोड़े टाइम में। YD का मतलब क्या होता है? YD का मतलब होता है y माइनस टैक्स, मैं बाद में बताऊंगा। उसी तरीके से अगर आप फोर सेक्टर करेंगे, यहां पर भी इक्विलिब्रियम के लिए एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, C प्लस आई प्लस जी इज इक्वल्स टू C प्लस S प्लस T, इतना तो पता है। अब फोर सेक्टर के अंदर ना जब आप एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट से हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे और हमारे देश में पैसा आएगा। ठीक है, तो इट विल एक्ट एज इंजेक्शन, इसलिए उसको इंजेक्शन वाले साइड में लिखेंगे। और इंपोर्ट विल एक्ट एज अ लीकेज। I प्लस जी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एस प्लस टी प्लस एम। मतलब मैंने आपको इतना ज्ञान दिया, कुल मिला के वो कुछ खास काम का है नहीं। लीकेज, इंजेक्शन। अगर मैं टू सेक्टर की बात करूं तो लीकेज क्या है? सेविंग्स, और इंजेक्शन क्या है? इन्वेस्टमेंट। मैं थ्री सेक्टर की बात करूं, सेविंग्स एंड टैक्सेस लीकेज है, इंजेक्शन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। मैं फोर सेक्टर की बात करूं, एस प्लस टी प्लस एक्स, आई प्लस जी प्लस एम, इंपोर्ट लीकेज है, एस प्लस टी प्लस एम। बस यही इक्विलिब्रियम की कंडीशन, इतना सारा ज्ञान, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई पता होना चाहिए। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है? टू सेक्टर में कौन डिमांड क्रिएट करता है? सर हाउस होल्ड सेक्टर सी और फर्म आई, सी प्लस आई। थ्री सेक्टर में सी प्लस आई प्लस जी, फोर सेक्टर में सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स। और सर सप्लाई, सप्लाई का मतलब होता है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब नेशनल इनकम, और इनकम के
2 सेक्टर में दो चीजें, सी प्लस एस, 3 सेक्टर में सी प्लस एस प्लस टी, और 4 सेक्टर में सी प्लस एस प्लस टी प्लस एफ। सी सी कट रहे हर जगह। ओके, ये वाला पार्ट सर आप कब कवर करवाओगे? ये वाला पार्ट न्यूमेरिकल जब करवाऊंगा ना तब बताऊंगा। वाई डी वाई माइनस टैक्स होता है। अभी तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं इस टॉपिक के अंदर, तो न्यूमेरिकल को बिल्कुल साइड में रखेंगे हम लोग, इसलिए मैंने वो गंदी नंदी वाला भी पॉइंट छोड़ के रखा हुआ है, ठीक है? तो वो एक अलग ही इसके साथ आ जाएगा। अभी पूरा थियोरटिकल डिस्कशन, यानी 90% तो थियोरटिकल डिस्कशन ही है, बचा हुआ जो 10% है हम उसे न्यूमेरिकल में लेकर जाएंगे, क्योंकि वो न्यूमेरिकल बेस्ड है। जैसे मैंने आपको बताया ना, C इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई, ये 2 सेक्टर में चलता है, और 3 सेक्टर में C इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई डी हो जाता है, और वाई डी की वैल्यू वाई माइनस टैक्स होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ललित बेटा, तूने अभी ज्वाइन किया है कोर्स। ललित, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तू सितंबर वाला स्टूडेंट है, राइट? 8 बजे एमसीक्यू की क्लास दिख रही है, यस। एमसीक्यू की क्लास में आना है आप लोगों को, स्पेशल क्लास में। ललित, प्लीज रिप्लाई मी, तेरी एग्जाम कब है? नो नो, चाबी है, जून में है, ठीक है, फिर तेरे को बता देता हूँ। देख बेटा, 2 सेक्टर के अंदर हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म है। हम अभी सिर्फ एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं। भैया, हाउस होल्ड सेक्टर की डिमांड को सी बोलते हैं और फर्म की डिमांड को आई बोलते हैं। और 2 सेक्टर में जो इनकम आती है उसको आप खर्च कर देते हैं, मार्केट में सप्लाई करते हैं, एक हिस्सा आप खर्च करते, एक हिस्सा आप सेव करते। अब जब यही 3 सेक्टर बन जाता है, ये 2 सेक्टर था, जब यही 3 सेक्टर बन जाता है, यहाँ पे गवर्नमेंट भी आ जाती है। अब 3 लोग डिमांड क्रिएट करेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर डिमांड करेगा सी, फर्म डिमांड करेगा आई, गवर्नमेंट डिमांड क्रिएट करेगा जी, सी प्लस आई प्लस जी। और अब आपकी इनकम के 3 हिस्से, एक हिस्सा आप करोगे खर्च, एक हिस्सा आप भरोगे टैक्स, एक हिस्सा करोगे आप सेव। 4 सेक्टर के अंदर बस यही इक्वेशन एज इट इज लिखनी है आप लोगों ने, बस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को डालना है। अच्छा मुझे बताइए, सी प्लस एस सेविंग, सेविंग लीकेज है, टैक्सेस और सेविंग लीकेज है, टैक्सेस और सेविंग लीकेज है, ये लीकेज वाला साइड है। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं 4 सेक्टर के अंदर इंपोर्ट भी लीकेज है, इसलिए उसको मैंने लीकेज साइड लिखा, और यहां पर मैंने एक्स को लिख दिया। अब ये सी सी कट कर दो, आई इज इक्वल्स टू एस, आई प्लस जी इज इक्वल्स टू टी प्लस एस, आई प्लस जी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू टी प्लस एस प्लस एम। ठीक है जी, टुडे इज माय बर्थडे। अरे वाह, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तुम जियो हजारों साल, तुम जियो हजारों साल। ठीक है, तो आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है। और बेटा ललित को कैसे समझ में नहीं आ रहा, हमने ऑलरेडी सर्कुलर फ्लो में सेम चीज पढ़ रखी है कि 2 सेक्टर में इक्विलिब्रियम होता है व्हेन सेविंग्स दैट इज लीकेज इज इक्वल्स टू इंजेक्शन इन्वेस्टमेंट। 3 सेक्टर में सेविंग और टैक्सेस लीकेज है, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंजेक्शन है। 4 सेक्टर में सेविंग्स प्लस टैक्सेस प्लस इंपोर्ट लीकेज है, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट इंजेक्शन है। ओ 90.2, वाओ, बढ़िया है भाई। ओके,
नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इस पे भी न्यूमेरिकल है, पर अभी मैं थ्योरेटिकल पार्ट ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं सभी चीजों का सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट एक्सप्लेन कर, न्यूमेरिकल तो अलग से ज्ञान है। सर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एक ऐसा फिनोमिना है जो कहता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट में स्मॉल चेंज भी करते हो ना, तो नेशनल इनकम में लार्ज चेंज होता है। आप इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ही चेंज करो, आपकी नेशनल इनकम मल्टीप्लाई हो जाती है। मान लीजिए आप अपने इन्वेस्टमेंट में 100 रुपए का चेंज कर रहे हो और आपकी नेशनल इनकम 500 रुपए से बढ़ गई, इसका मतलब 5 गुना मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लायर 5 है। आप 100 रुपए चेंज कर रहे हो अपनी इन्वेस्टमेंट में, आपकी नेशनल इनकम में 500 रुपए का चेंज आ रहा है, कैसे? इंटू 5 हुआ होगा। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के? अब इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे लिखता हूं, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू के इंटू डेल्टा आई। मान लीजिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 15 है और आप अपनी इन्वेस्टमेंट 1000 से चेंज कर रहे हो, तो नेशनल इनकम में कितना चेंज आएगा? 15,000 से चेंज आएगा। So investment multiplier is a phenomena whereby a small change in investment will bring larger change in your national income. So investment multiplier K is equals to delta Y divided by delta I. The multiplier referred to a phenomena whereby change in injection of expenditure delta I will lead to proportionately larger change in national income. Multiplier explain how many times your national income will increase. It is denoted by K और इसका फॉर्मूला है डेल्टा Y डिवाइडेड बाय डेल्टा I. इसका एक और फॉर्मूला है 1/MPS। तो जरा खोपड़ी लगाएंगे। सर अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बड़ा होगा, तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा, और डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, मल्टीप्लायर छोटा हो जाएगा। सो कहना से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव अगर बढ़ गया, तुम लोग सेविंग ज्यादा कर रहे हो, मल्टीप्लायर वीक हो जाएगा। अच्छा, क्या मैं एमपीएस को 1/1 माइनस एमपीसी लिख सकता हूं? तो जरा सोचिए, एमपीसी जितना बड़ा होगा 0.8 0.9, डिनोमिनेटर उतना छोटा होता जाएगा, और डिनोमिनेटर जितना छोटा, फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी बढ़ती जाती है। अब ये मैथ्स है यार, तुम बोलोगे कैसे? यार ये मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है। मैंने तो फॉर्मूला बता दिया। फॉर्मूला तो बोलता है 1/MPS या फिर 1/1 माइनस एमपीसी। अब मैं थोड़ा सा लॉजिक भी डिराइव करके दे रहा हूं। देखिए, अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग ज्यादा है आप लोगों की, तो डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है, किसी भी चीज का डिनोमिनेटर बढ़ता है, तो फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी होती है। तो अगर एमपीएस बढ़ेगा तो के छोटा होगा, विच इज अ बैड थिंग। बेटा मैं एमपीएस को 1 माइनस एमपीसी भी लिख सकता हूं। सो अब जरा सोचिए, एमपीसी बड़ा होगा 0.8 0.9, तो बैलेंस नीचे 1 माइनस 0.9 बहुत छोटा सा अमाउंट रह जाएगा। तो एमपीसी बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर छोटा होगा, और डिनोमिनेटर छोटा होने से फ्रैक्शन बढ़ेगा। तो अगर एमपीसी बढ़ेगा तो के भी बढ़ेगा। प्रूफ भी किया जा सकता है, लेकिन अभी प्रूफ का टाइम नहीं है हमारे पास। द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज ऑल्सो फाउंड बाय यूजिंग इक्वेशन 1/1 माइनस एमपीसी और 1/MPS। ठीक है सर, मल्टीप्लायर क्या बताता है? मल्टीप्लायर बताता है अगर आप 100 रुपए भी खर्चा बढ़ाओगे ना, और मल्टीप्लायर 10 है, तो इकोनॉमी में 1000 रुपए से नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। अगर आप 20 रुपए भी खर्चा बढ़ाते हो और मल्टीप्लायर 3 है, तो 60 रुपए से नेशनल इनकम बढ़ती है। तो भैया मैग्नीफाई होता है इम्पैक्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा K इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई, और 1/MPS और 1/1 माइनस MPC। भैया याद नहीं रहा तो ये याद रखना, सर ज्यादा सेविंग करोगे घातक है इकोनॉमी के लिए, ज्यादा खर्च करोगे इकोनॉमी के लिए अच्छा है। सर एक बात बताओ,
ये जो मल्टीप्लायर है, ये मल्टीप्लायर है, ये क्या कभी कभी वीक भी पड़ जाता है? हाँ, बहुत सारे रीजन से वीक पड़ता है। अगर इकोनॉमी में लीकेज ज्यादा है, इकोनॉमी में खर्चे ही नहीं है, तो भैया मल्टीप्लायर ठंडा पड़ जाता है। द मोर पावरफुल लीकेजेस स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। भैया तुम इकोनॉमी में से लीकेज मारोगे तो क्या ताकत रह जाएगी इकोनॉमी में? मोर पावरफुल द लीकेज स्मॉलर विल बी द मल्टीप्लायर। अच्छा सर, लीकेज कहां से होता है? अरे अगर टैक्स ज्यादा देना पड़ा तो, या फिर लोगों की लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, यानी कि सेविंग्स करने की आदत है, तो अब ये सेविंग्स तो लीकेज है, टैक्सेस भी लीकेज है। आप ज्यादा सेविंग करोगे, आप ज्यादा टैक्सेस दोगे, तो इकोनॉमी से पैसा बाहर जाएगा, आप खर्च कहां कर पाओगे? और अगर आप खर्च नहीं कर पा रहे तो मल्टीप्लायर वर्क ही कैसे करेगा? डिमांड मेट आउट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक और थ्रू इंपोर्ट। तुम इस देश से माल ही नहीं परचेज कर रहे, तुम पुराना स्टॉक परचेज कर रहे हो, नया प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। अरे पुराना स्टॉक लेने में क्या समस्या सर? अरे पुराना स्टॉक लोगे तो वो पिछले साल की नेशनल इनकम में आ गया ना, वो इस साल की नेशनल इनकम में आया ही नहीं, और इस साल की नेशनल इनकम में आया ही नहीं, तो भैया तुमने डेल्टा वाई बढ़ाया ही कहां? ठीक है। एडिशनल इनकम स्पेंड ऑन परचेस ऑफ एग्जिस्टिंग वेल्थ। भैया तुमने स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर खरीद लिए, उससे तो कोई नई गुड सर्विसेज बनी नहीं, वो तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे, तो ऐसे समय भी आप लोगों का मल्टीप्लायर टूट जाता है। या फिर फुल एम्प्लॉयमेंट, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट अक्सर होती नहीं है। इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज लो। क्यों रहता है? ड्यू टू स्ट्रक्चरल इनएडिक्वेसी। आपको क्या लगता है, अगर मान लीजिए बैंकिंग स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर वीक रहेगा, तो आप 100 रुपए खर्चा करोगे तो नेशनल इनकम बढ़ जाएगी? इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज नॉट जनरली अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन प्रोडक्शन। यस, एमपीएस प्लस एमपीसी इज इक्वल टू 1 ऑफ कॉस्ट। तो भैया इन्होंने बोला मल्टीप्लायर अच्छी चीज है। मल्टीप्लायर मतलब आप थोड़ा सा भी चेंज करोगे ना इन्वेस्टमेंट में, लार्ज चेंज देखने को मिलेगा नेशनल इनकम में। पर मल्टीप्लायर बहुत सारे रीजन से वीक पड़ जाता है। कैसे? आप जरूरत से ज्यादा सेविंग कर रहे हो, बहुत टैक्स पे कर रहे हो, वो एक प्रकार का लीकेज है। आप पुराने पिछले साल के गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर रहे हो या इंपोर्ट कर रहे हो, या फिर आप स्टॉक, बॉन्ड, डिवेंचर खरीद रहे हो जो कि ऑलरेडी नेशनल इनकम में काउंट होते नहीं। तो माना तुम खर्चा कर रहे हो, पर टैक्स भी बहुत ज्यादा दे रहे हो, लीकेज। सेव भी बहुत कर रहे हो, लीकेज। पुराना स्टॉक या इंपोर्ट कर रहे हो, पुराना स्टॉक तो ऑलरेडी नेशनल इनकम में आ गया, पुराना स्टॉक खरीदूंगा तो नेशनल इनकम थोड़ी बढ़ेगा। स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर खरीदे, उससे भी नेशनल इनकम नहीं बढ़ रहा। या फिर फुल एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि कई बार नेशनल इनकम आपकी इसलिए भी नहीं बढ़ती है, खर्च तो कर रहे हैं पर नेशनल इनकम इसलिए नहीं बढ़ती क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं है अच्छा हमारी इकोनॉमी का। लोग खर्चा तो करते लेकिन जेब में पैसा दबा लेते, वैसा। इतना तुम्हारे लिए काफी। अच्छा, क्या आप मुझे रिलेशन बता सकते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? मैंने बताया था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1/MPS। तो अगर एमपीएस ज्यादा है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू छोटी होगी, तो अगर एमपीएस ज्यादा है तो मल्टीप्लायर छोटा होगा। अच्छा, मैं एमपीएस को 1/1 - एमपीसी भी लिख सकता हूं। तो जितना ज्यादा एमपीसी, उतना छोटा डिनोमिनेटर, उतना बड़ा के की वैल्यू। और सिंपल सी बात है, ज्यादा कंजम्पशन करोगे तो मल्टीप्लायर स्ट्रांग होगा ना। तुम सेविंग्स करोगे तो मल्टीप्लायर कैसे स्ट्रांग होगा? तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर बढ़ेगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ेगा, मल्टीप्लायर छोटा। ठीक है जी। डिफ्लेशनरी गैप हम लोग पब्लिक फाइनेंस में कवर करेंगे। ठीक है। अब इस टॉपिक के अंदर क्या रह गया बच्चा पार्टी, सुनिए। नेशनल इनकम वी हैव डन, वी हैव कंप्लीटेड नेशनल इनकम। अब इस पूरे चैप्टर में रह गई है सिर्फ 2-3 चीजें। एक तो वो डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। और दूसरा वाला पार्ट जो प्रैक्टिकल पार्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, C इज इक्वल्स टू A प्लस बी वाई, C इज इक्वल्स टू A प्लस बी वाई डी, वो वाला। बट दैट पार्ट विल बी कवर्ड इन प्रैक्टिकल पोर्शन। So for now theoretically this chapter is done. Deflationary gap, for more better explanation we will go to public finance, वहां पर देखेंगे। So we have completed this topic in about 3 hours, 3 घंटे में कंप्लीट कर लिया। आप इसे पढ़िएगा, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में बाढ़ ला दीजिए डाउट। थैंक यू सो मच। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम
और कीनेशियन